हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्ला। हम अपने वीडियो में देख रहे हैं डिसेबिलिटी और उसकी इम्प्लीकेशंस, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसी के टॉपिक से रिलेटेड है, डिसेबिलिटीज़ ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल क्रॉनिक कंडीशंस। तो तांत्रिक संबंधी जो भी पुरानी स्थिति होती है उससे रिलेटेड एक बीमारी है जो कि ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड से रिलेटेड होती है और हमारे नर्व्स से भी जुड़ी हुई रहती हैं ये बीमारियाँ। तो इसमें मल्टीपल स्लेरोसिस और पार्किंसंस डिसीज़ इस तरह की बीमारियाँ आती हैं जो कि अलग प्रकार की हैं ये डिसेबिलिटीज़, जिसके बारे में एज ए टीचर हमें पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The neurological chronic conditions, it is important to address differentiate learning styles, auditory, visual, kinesthetic, or a combination of styles, and find each individual's learning styles as each case will be different from the next. तो जैसे कि हमें पता है कि तंत्र विद्या के द्वारा तंत्र संबंधी जो पुरानी स्थिति होती है, बच्चे वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। जैसे कि नर्व से प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे बच्चों को मतलब उनके कुछ हिस्से होते हैं शरीर के जो कि पूरी तरीके से स्तब्ध हो जाते हैं, मतलब संवेदन हीन हो जाते हैं, उसमें कोई संवेदना नहीं रहती है। और कभी कभी ये स्थिति ऐसी आती है कि बच्चे कांपते हैं और सर्टेनली टाइट हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो इस तरीके की कंडीशन होती है यहाँ पे। और ये जो जैसे कि हमें ये नया है, अलग है, लर्निंग स्टाइल्स हमें यहाँ पे अलग यूज़ करने चाहिए। यहाँ पे हमें ऑडिटरी, सुनने, देखने और एक्टिविटीज़ को भी कंबाइन करके नई तरीके की मेथड्स को यूज़ करना चाहिए इन तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो चलिए देखते हैं मल्टीपल स्लेरोसिस इम्प्लीकेशंस देखते हैं। मल्टीपल स्लेरोसिस होता क्या है पहले तो वो जान लें। मल्टीपल स्लेरोसिस में बच्चे के कुछ जैसे कि हैंड या फिर आर्म से रिलेटेड चीज़ें स्तब्ध हो जाती हैं, वर्क नहीं करती हैं, उसमें सेंस नहीं रहता। इनकी पोस्चर्स भी सही नहीं रहती है। ये मतलब इस वजह से ये थोड़े से स्कूल से अलग ही रहना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कूलिंग में बी इंटरप्टेड बाय रिलैप्सेस। इनके पुराने जो दर्द होते हैं, जो प्रॉब्लम होती हैं, वो आ जाने की वजह से ये स्कूल से कभी कभी बीच में ही चले जाते हैं, स्कूल को छोड़ देते हैं। डिफ़िकल्टीज़ विद कंसंट्रेशन, मेमोरी, इमोशनल एक्सप्रेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। खुद को कंट्रोल करने में या फिर संवेदी चीज़ों को एक्सप्रेस करने में इनकी स्मृति थोड़ी कमज़ोर होती है। इनका कंसंट्रेशन एक जगह काफ़ी टाइम तक रहता नहीं है। यहाँ पे ये लोग बहुत ही कठिनाई महसूस करते हैं। Vision may be blurry or may have double vision which will impact reading, writing और attention। तो इनका जो देखने की जो प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी धुंधली होती है, या फिर इन्हें धुंधला दिखाई देता है, या फिर एक चीज़ डबल दिखती है। इस वजह से इनको रीडिंग और राइटिंग या फिर एक जगह ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। अ चाइल्ड्स अटेंशन स्पैन एंड थिंकिंग एबिलिटी सच एज द एबिलिटी टू रीजन एंड प्रोसेस एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन में भी हिंडर इम्पैक्टेड। तो इन बच्चों के अंदर जो ध्यान केंद्रित की जो क्षमता होती है बहुत ही शॉर्ट टर्म तक होती है। इनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो भी ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। और इनके अंदर हम देखेंगे कि किसी भी सिचुएशन को जैसे कि इन्होंने सुन लिया है तो उस चीज़ के बारे में रीज़न नहीं दे पाएंगे, कारण नहीं बता पाएंगे उस चीज़ का, और सोचने की जो प्रक्रिया होगी वो भी कमी रहती है इनके अंदर। किसी भी जानकारी को बहुत देर तक याद नहीं रख सकते हैं। इस वजह से इनकी जो पढ़ाई होती है ये इन्हें पीछे कर देती है। इन्हीं वजह से ये लोग पढ़ाई से पीछे हो जाते हैं, बाधा बन जाती है। बाधा इस वजह से ये पढ़ाई को मतलब इनकी जो अवधारणा शक्ति है वहाँ से वे वंचित रह जाते हैं पढ़ने में। राइटिंग कैन बी अफेक्टेड ड्यू टू acute attacks और lingering symptoms that can cause numbness। तो इनकी जो राइटिंग क्षमता है वो थोड़ी सी पीछे रह जाती है। इसका रीज़न ये है कि ये लोग के अंदर जो नमनेस है, स्तब्धता आ जाती है, जो सेंसलेस जो पार्ट हो जाते हैं शरीर के, उस वजह से रहता है। और इनके अंदर जो अफेक्ट हो जाता है, असर हो जाता है इनका, अटैक्स, कई प्रकार से अटैक्स हो जाता है। तो ये इस सारे संकेतों की वजह से पीछे रह जाते हैं लिखने में।
उनके अंदर वीकनेस, फटीग्स, पुअर पोस्चर और कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्टी, तो इनके अंदर थकावट होती है। और उसके बाद कमज़ोरी, और इनके जो पोस्चर्स होते हैं वो सही नहीं होते, मतलब ये अपने कंफर्टेबल वे के हिसाब से बैठते हैं, उठते हैं, जिस वजह से इन्हें खुद को कंफर्टेबल फील नहीं होता है बाकी बच्चों के सामने। इनका जो कोऑर्डिनेशन होता है माइंड और हैंड का, ये उतना परफेक्ट नहीं हो पाता है, जिस वजह से ये लोग लिखने में बहुत स्लो रहेंगे या फिर वो लिख ही नहीं पाएंगे उस चीज़ को। ट्रबल सोशलाइजिंग बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल सिम्टम्स, कुछ सारे शारीरिक संकेतों की वजह से ये लोग अपने समाज में पिछड़े से ही रह जाते हैं, खुद ही ये लोग इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं या समाज से पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि लोग इनकी नकल करके इनकी मजाक उड़ाते हैं। तो इस तरीके से ये लोग प्रॉब्लम से जूझते हैं। एज ए टीचर हमें इनके लिए उपाय करने चाहिए, कैसा हंसता खेलता इन्वायरमेंट बनाना चाहिए ताकि ये बच्चे भी कुछ ना सीखें, बट कम से कम अपने समाज में तो एक साथ रहना सीखें और एक दूसरे से कुछ नया सीखें, ये एज हम उम्मीद करें एज ए टीचर। पार्किंसंस डिसीज़ जिसमें थरथरी होती है, बच्चा पूरी तरीके से अकड़ जाता है, इस तरीके के डिसीज़ को हम पार्किंसंस डिसीज़ में कैलकुलेट करते हैं। देयर विल बी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, स्टूडेंट्स हु हैव जुवेनाइल Parkinson's disease onset before age 20 years, which is rare and is also usually an inherited from the Parkinson's disease. Parkinson's disease ये जो है ये जन्मजाति से नहीं मिलती, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होती है। और दूसरी बात क्या है कि ये 20 साल के पहले पार्किंसंस किसी को नहीं होती। जुवेनाइल आप जानते हो, जो जैसे कि 15 साल 18 साल तक के बच्चों को जुवेनाइल में भेजा जाता है अगर उन्होंने कोई अपराध कर लिया हो, क्योंकि वो लोग नाबालिग में आते हैं। तो ऐसे बच्चे यहाँ पे इम्प्लीकेशन में आते हैं जुवेनाइल वाले, मतलब 18 साल से कम के बच्चों को जो एजुकेशनल राइट मिला है वे बच्चे यहाँ पे आते हैं। और 20 साल से पहले जो बच्चे होते हैं उन्हीं को पार्किंसंस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए उसकी इम्प्लीकेशंस देखते हैं। ट्रेमरस एंड डायस्टोनिया। ट्रेमरस यानी कि उनके अंदर थरथरी आती है, और डायटोनिया हो जाता है उन्हें। फॉल्स एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, उनकी जो पोस्चर होती है, जैसे खड़े रहना, हम सीधे खड़े रहते हैं, वो थोड़े से अलग से उनकी जो पोस्चर है वो उनके कंफर्टेबल वे के हिसाब से होती है, जो कि स्टेबल नहीं होती है, इंस्टेबिलिटी होती है उसमें, और इस वजह से लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और वे समाज से घुलना मिलना फिर थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं वहाँ पे। रिजिडिटी, मसल्स, टेंशन एंड स्पैज़म्स, ऐठ जाना या फिर उनके अंदर बहुत सारी चिंताएं आ जाती हैं, या उनके जो मसल्स हैं पूरे तरीके से टाइट हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम होती है इन्हें। वीकनेस इन हैंड्स एंड पुअर डेक्सटेरिटी, याद करने में उन्हें बहुत कमज़ोर होते हैं और उनके जो हाथ होते हैं वो कमज़ोरी रहती है उसमें। कॉग्निटिव स्किल्स में भी अफेक्टेड, तो इनके जो अवबोधात्मक जो भी कौशल्य होते हैं वे इस चीज़ में असर करते हैं और इन्हें पढ़ने में तकलीफ़ होती है, याद करने में तकलीफ़ होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में, फिर उसके बाद हम देखेंगे डीफ ब्लाइंडनेस के बारे में, यानी कि एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी जब आ जाती है। मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या है? चिल्ड्रन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी में लर्न बेस्ट विजुअल और बाय डूइंग। However, as multiple disability is a combination of two or more disability, their learning styles will be determined by their nature and severity of disability condition and combinations. तो देखिए, जब हम पढ़ाते हैं क्लास में तो हमें देख लेना चाहिए बच्चे के अंदर एक से ज़्यादा अगर डिसेबिलिटीज़ हैं तो उस हिसाब से बच्चों को हमें पढ़ाना है, उसकी डिग्री के हिसाब से कि उसे कितना दिख रहा है, कितना नहीं दिख रहा है, उसे कितना बोलना आ रहा है, कितना नहीं, उसके डिग्री के हिसाब से हमें सिचुएशन के हिसाब से हमें पढ़ाना है और कॉम्बिनेशन करना। जैसे कि हमने देखा कि बच्चा अगर देख पा रहा है तो उसे देखने वाली चीज़ें दिखाइए, अगर वो बच्चा अंधा है, नहीं देख पा रहा है, विजुअल साइट्स उसके अच्छे नहीं है, तो उन्हें करके सिखाइए। इस तरह की चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्प्लीकेशंस देखेंगे। चैलेंज इन मोबिलिटी लाइक वॉकिंग, स्टैंडिंग और बेंडिंग, मतलब उन्हें कठिनाई होती है एक जगह से दूसरे जगह जाने में, जैसे कि चलना, खड़े होना और बेंड होने में उन्हें कठिनाई होती है। कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ इन चाइल्ड्स एबिलिटी टू इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट विद टीचर्स, सपोर्ट स्टाफ एंड पीयर्स, उन्हें ना संवाद करने में कठिनाई होती है बच्चों में, ये क्षमता देखी गई है।
बट वो बहुत ही असरदार तरीके से संवाद कर सकते हैं अपने टीचर के साथ, अपने स्कूल के अदर मेंबर जो होते हैं स्टाफ में उनके साथ, और उनके जो फ्रेंड होते हैं उनके साथ। पुअर थिंकिंग एंड फोकसिंग एबिलिटी, वो अपनी खुद की क्षमता पर पूरा फोकस करते हैं और उनकी जो सोचने की क्षमता होती है थोड़ी सी कमज़ोर होती है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, उनके अंदर अवबोधात्मक कौशल्य की कमी होती है, कमी देखी गई है। चैलेंज इन आइडेंटिफाइंग सुटेबल इंस्ट्रक्शनल सेटिंग टू मैच इंटेलिजेंस लेवल, तो बुद्धिमत्ता की जो लेबल्स हैं उसे अगर मैच करें तो जो हम निर्देश देते हैं उनके अकॉर्डिंगली उसे समझ पाने में ये थोड़ा सा चुनौती महसूस करते हैं। जैसे कि आपने इन्हें कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया, कोई किताब निकाली आप, तो वहाँ पे ये लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करेंगे, या फिर कोई आपने स्टोरी बता दी और उसका सार पूछेंगे तो इस लेवल पे वो थोड़े से कठिनाई महसूस करते हैं। चैलेंज टू फंक्शन इन द क्लासरूम, क्लास की प्रक्रियाओं में थोड़ी सी कठिनाई महसूस करेंगे। प्रॉब्लम इन प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट असेसमेंट एंड कंपेंसेशन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उन बच्चों के लिए हमें ऐसे निर्देश बनाने चाहिए, नियोजन करना चाहिए कि जो बच्चे अपना असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाए तो उनसे दूसरे काम करवा लें जो जिसमें वे सक्षम है करने में। डिफिसाइट्स इन मोटर डेवलपमेंट, तो ये लोग थोड़ा सा कठिनाई महसूस करते हैं, उनका जो मोटर डेवलपमेंट है वो सही नहीं, थोड़ा सा उसमें मतलब कमियां रह जाती हैं। सेंसरी इम्पेयरमेंट, उनके संवेगात्मक विकास में कमी रहती है। मे हैव डिफ़िकल्टी अटेनिंग स्किल्स एंड मेमोराइजिंग ट्रांसफेरिंग लर्न स्किल्स फ्रॉम रूटीन टू लाइफ सिचुएशंस, यानी जो भी चीज़ें वे लोग जो भी कौशल्य वो क्लास में सीखते हैं उसे याद करने में उन्हें कठिनाई होती है, और जो भी कौशल्य वे सीखे हैं जब वे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को फेस करते हैं और उन्हें वो चीज़ लागू करनी है, उस कौशल्य को इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे वे कमज़ोर पड़ जाते हैं, मतलब सीखे हुए कौशल्य को वो भूल जाते हैं और सही जगह पर इस्तेमाल करने में असक्षम होते हैं। उसके बाद देखिए डीफ ब्लाइंड, यानी जो बच्चे गूंगे और बहरे होते हैं, अंधे होते हैं, उनके लिए डीफ ब्लाइंड। डीफ ब्लाइंड कंडीशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ विजुअल एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। Students with deaf blind condition have unique educational needs. They cannot learn by sight or hearing. They can only learn by doing and with tactical mode. तो ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखने और सुनने की परेशानी होती है, जिस वजह से इन बच्चों को एक अलग तरीके से हमें अलग तरीके की पढ़ाई के बारे में प्लान करके चलना चाहिए उनकी ज़रूरत के हिसाब से। तो जैसे कि अभी हमें पता है कि ये बच्चे अब देख भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इन बच्चों से हम कोई चीज़ टच करवा के सिखा सकते हैं, उन्हें टैक्टिल मोड बता सकते हैं, मतलब स्पर्श करना, कोई काम करके सीखना, इस तरह के स्टेप्स हम उन्हें कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं। इम्प्लीकेशंस, कैन नॉट अंडरस्टैंडिंग कन्वेंशनल क्लासरूम लेक्चर, तो जो परंपरागत तरीके से हम बच्चों को बैठा के भाषण देते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो इस तरह के से हम पढ़ाएंगे तो ये बच्चे कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये बच्चे अंधे भी हैं और ये बच्चों को देखना भी नहीं आता है। चैलेंज फॉर पार्टिसिपेशन इन क्लास डिस्कशन, तो इनके लिए बहुत कठिनाई होती है जब कोई हम टॉपिक देते हैं बच्चों को और उन्हें डिस्कस करने के लिए कहते हैं, तो ये बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। चैलेंज इन प्रेजेंटिंग ओरल रिपोर्ट्स, इनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है जो भी चीज़ हम वर्बली करते हैं, मौखिक तौर पे करते हैं उस पर। प्रॉब्लम इन फुलफिलिंग रीडिंग असाइनमेंट, तो रीडिंग का जो काम हम बच्चों को देते हैं वे इसे पूरा नहीं कर पाते, यहाँ पे उन्हें कठिनाई महसूस होती है। डिफ़िकल्टी विद कम्युनिकेशन, इन्हें संवाद करने में भी कठिनाई होती है। डिस्टॉर्टेड परसेप्शन, क्योंकि ये बच्चे सुन नहीं सकते हैं और देख भी नहीं सकते, जब सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे, इसलिए इन्हें बोलने में कठिनाई महसूस होती है। डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस, यानी अवधारणा में थोड़े कमज़ोर होते हैं, समझने में बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाएं तभी सारी चीज़ों को कैच करते हैं। डिफ़िकल्टी इन इमेजिन द होल पिक्चर और रिलेटिंग एन एलिमेंट टू द होल, यानी कि ये कठिनाई महसूस करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कल्पना करने में, पूरे पिक्चर के बारे में कल्पना करने में, और या फिर किसी भी घटक, कोई घटना होगी तो उसके घटक को जोड़कर पूरी एक पिक्चर बनाने में असक्षम होते हैं। एंटिसिपेशन, सहयोग कैसा होता है उनका? डिफ़िकल्टी इन नोइंग व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, इस चीज़ में हमेशा
चिंतित रहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कठिनाई में डालते रहते हैं खुद को कि आगे क्या होगा। मोटिवेशन, द मोटिवेशन फैक्टर्स में बी मिसिंग फ्रॉम अ सिचुएशन गोइंग अनसीन और अनहियर। ना सुनने की वजह से, ना देखने की वजह से इन बच्चों के अंदर प्रोत्साहन की कमी देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा, जब बच्चे 2 से 1 या 2 डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं तो वहाँ पे उन्हें कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और एज अ टीचर हमें उसके लिए क्या क्या करना चाहिए ये हमें खुद प्लान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को भी हम पढ़ाई से वंचित नहीं कर सकते हैं। एज अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे बच्चों को पढ़ना आना चाहिए, तो उस हिसाब से हमें प्लान करना चाहिए और इनके बारे में भी सोच के हमें इन्हें सही तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा ना भी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम्स के बारे में ज़रूर लिखें ताकि मैं उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।